इसी बीच हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी जी 2014 में सांसद रहे हैं, तो आज हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, अपनी कैसी तैयारी चल रही है अपना विधानसभा के चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर? देखिए, जिस वर्ग के साथ मैं जूझ रहा हूँ ये एक शूद्र वर्ग है जो हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था के को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तो एक एक जाति में कि आपका व्यापार करने का तजुर्बा है, आप व्यापार करेंगे, आपका राजगत तजुर्बा है, आप राज करेंगे, आप ब्राह्मण को भाई पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ, और शूद्र सिर्फ सेवा करेगा। और जिस जिस सेवा में उन लोगों को गुलाम बना करके लगा दिया गया, जिसने गली साफ कर दी उसको स्वीपर कहा गया, जिसने नाली साफ कर दी उसको भंगी की जाति का नाम दिया गया, जिसने सब्जी उगाई उसको माड़ी, जिसने भेड़ बकरी चराई उसको पाड़ी, जिसने लोहे के औजार बनाए लोहार, जिसने सोने के आभूषण बनाए सुनार, जिसने घड़े मिट्टी के बर्तन बनाए वो कुम्हार, और जिसने पानी लोगों का भरने का काम किया वो जीवर, और जिस व्यक्ति ने कपड़े सिलाई कर दिए वो दर्जी, और जिसने कपड़े धो दिए वो धोबी। इस प्रकार से 6743 जातियों में ये समाज बांट करके विभिन्न जातियों के साथ छोटे और बड़े का भेदभाव खड़ा किया। जो पढ़े लिखे समाज के लोग थे उन लोगों ने इस समाज को सिर्फ सेवा के लिए इस्तेमाल किया। इनके हक, इनके भाव, इनकी मान मर्यादा वो कहीं दूर दूर तक सैकड़ों सालों से हमारे बीच में नहीं दिखाई दी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर भीमराव अम्बेडकर जी ने सबके हक बराबर, सबकी वोट बराबर की, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई चौकीदार है। जब सबके वोट बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, तो 52% मंडल आयोग काका कलेलकर रिपोर्ट के मुताबिक उनको 52 हिस्से मिलने थे, और शेड्यूल कास्ट जो धारा 340 में स्पष्ट लिखा हुआ उसे 23 हिस्से मिलने थे। लेकिन ना 52 वालों को 52 मिले, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कह दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण होना नहीं चाहिए। अब 50 में से 23 वाला शेड्यूल कास्ट का तो 23 बीच में निकल गया और पीछे 27 रहा, और ना मिला 27, ना मिला 52, मिला सिर्फ हक सिर्फ ये 12%। इस 12% की हिस्सेदारी को हमने 4 सरकारों में लड़ाई लड़ने के बाद ये देखा कि कोई भी पार्टी दलित और पिछड़ा वर्ग जो शूद्र वर्ग है इसके साथ इंसाफ करने के पक्ष में नहीं है। ये बहुत कमजोर वर्ग है। इसको हम उठाने के लिए, इसको जगाने के लिए, इसको समझाने के लिए और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लगे हुए हैं। ये बात मैं मानता हूं कि शिक्षा के अभाव में इन लोगों को यूज किया और उसी का फायदा उठा करके उच्च वर्ग ने इन लोगों को गुलाम बना के आज भी रखा हुआ है। हमें लोगों को ये समझाने में दिक्कत आ रही है कि भाई आप 75% होने के बाद क्यों आज तक अपना राजनीतिक पार्टी का कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर सके, क्यों कोई नेता तैयार नहीं कर सके? आखिर वो क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है कि लोग किसी के खेत के एहसान मंद है, किसी से 10 रुपए कर्जा लेने के एहसान मंद है, किसी से दिहाड़ी मजदूरी के एहसान मंद है। बस उस वजह से ये लोग राजनीतिक तौर पे और धार्मिक तौर पे शिकार हुए। पूजा पाठ कर्म कांड में सबसे ज्यादा मत्था यही फुड़वा रहे हैं मंदिरों में, कावड़ा यही लोग ढो रहे हैं, कार बकार यही लोग कर रहे हैं। यार मानसिक और शारीरिक कमजोरी और यहाँ तक के आर्थिक और शैक्षणिक कमजोरी की, इन चारों कमजोरियों के शिकार ये लोग, जिनको उठाने में मैं लगा हुआ। ये जगेंगे नहीं जगेंगे ये तो उनका भाव है, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि बड़ौदा हल्के में हमने 2 राउंड करने के पश्चात ये बता दिया है लोगों को कि भाई तुम्हारे हकों का
शोषण और दोहन अगर लोगों ने किया है, तो जब तक तुम खड़े होकर के राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए अपना कोई प्लेटफॉर्म, अपना कोई नेता और अपनी कोई बात करने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे, तब तक आपको कभी भी कोई हिस्से या रोजगार या नौकरियां या कारोबार नहीं देगा। आज बहुत अच्छे से लोगों ने हमारे साथ पकड़ बनाई है। मैं कह सकता हूं कि हम ये सीट जीत के 2024 में लोगों को बताएंगे कि ये लोग वो नहीं है जिन्होंने अब शिक्षा पा ली है। हर जाति में पढ़े से पढ़े लिखे बच्चे मिलते हैं, लेकिन उनको उनका राजनीतिक हस्तक्षेप न होने की वजह से उनको धराशायी कर दिया जाता है। तो जैसे हमारे सूत्रों से पता चला है सैनी साहब कि हो सकता है कि आप खुद बड़ौदा हल्का से चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में आप क्या? मेरा अभी तक तो मानना ये है कि जो कोई मैं पूरा राउंड करने के बाद जो है कोई बीच में से कोई हमारे को मजबूत कैंडिडेट, क्योंकि आजकल पार्टियों के घोड़े लोग भी बहुत होते हैं, अगर वो हमारी विचारधारा के मुताबिक हमसे जुड़ करके इस गरीब तबके में से ही अगर कोई कैंडिडेट जो इधर उधर तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ा और इस विचारधारा से उसने सहमति जताई तो हम उससे उतारेंगे। अन्यथा फिर इस प्लेटफॉर्म पे हमें ये भी डर रहता है कि कहीं पार्टियां जिस प्रकार से जींद में हमारे प्रत्याशी को खरीद ले गई थी और प्रत्याशी के बिकने की वजह से हमें पता भी नहीं लगा कि प्रत्याशी जो है ना इस वक्त अंदर से टूटा हुआ है। हम जोर लगाते रहे और वो अंदर से जो है ना खोखलेपन ने हमारे को बड़ा नुकसान किया। इस बात का भी हमें संदेह रहेगा कि इसलिए कि कोई बिक न सके, इसलिए हम खुद ही चुनाव उस पोजीशन में लड़ेंगे अगर हमें कोई मजबूत और माकूल कैंडिडेट ना मिले। तो जैसे सैनी साहब अपने बड़ौदा हल्के में 54 गांव आते हैं, तो 54 गांव में आपने भी कुछ गांव में आपने दौरा किया है, तो आपको लोगों ने कुछ समस्याएं बताई होंगी, आपने भी देखा होगा कि अपने यहाँ से कुछ समस्याएं हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहिए। देखिए, समस्याएं हल करना यहाँ पर मैक्सिमम कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और उम्मीदवार जीत करके गए हैं। बीजेपी का भी यहाँ पर वर्चस्व इस वक्त जो है इस क्षेत्र में रोहतक के अंदर, क्योंकि ये रोहतक की ही लैंड है, उससे 20 किलोमीटर से हल्का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें ये स्पष्ट है कि जो लोगों की मूलभूत समस्याएं वो है शिक्षा की, पानी की, रोजगार की। अब शिक्षा, स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने, जिन लोगों ने अभी तक सत्ता हासिल करके जो है ना कमांड की है प्रदेश के ऊपर, ये काम उनका था कि उन लोगों ने यहाँ पर शिक्षा का कोई वातावरण बनाना चाहिए था और यहाँ पर किसी तरह का कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई फैसिलिटी जैसी नहीं है इस हल्के के अंदर कि जहाँ से लोग तुरंत किसी को चोट फेट लग जाए कि वो मेडिकली सुविधा पा सकें। और ना ही यहाँ पर पानी के पीने का भी कोई पुख्ता इंतजाम हमें दिखाई दिया। और गलियों के हालात तो इतने दरकिनार हैं कि आप ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर गांव के किसी व्यक्ति को जूता पहन करके बाहर अपने घर तक पहुंचना हो तो वो जूते हाथ में लेकर के ही उससे कीचड़ से निकल कर ही जा सकता है। ये व्यवस्था इस बड़ौदा हल्के की इस वजह से भी है कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग हमेशा प्रत्याशी जीत करके जाते रहे और कांग्रेस ने इस देश के ऊपर बहुत लंबा राज किया। मैक्सिमम जिम्मेवारी कांग्रेस की बनती थी और इसी प्रकार से रोजगार के लिए बीजेपी ने आज 2-2 करोड़ नौकरियां सालाना देने की बात जब देश में की थी तो मुझे लगा कि यहाँ पर तो क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियां भी लोगों को मुहैया नहीं हो पाई। ये बीमारी जो है ना, ये अंधे बंटे रेवड़ियां दें अब अपनों को। लोगों ने अपने लोगों को अपने क्षेत्रों को, जैसे कलोई हल्का है, वहां गांव में से एक घर में से 4-4 एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पर इस हल्के में दलित और पिछड़ा जो 75% लोग हैं उनकी हिस्सेदारी तो अभी तक ये 12% है। इस 12% में हम कैसे समझ लें कि यहाँ की समस्या तो सबसे बड़ी है बेरोजगारी की। अगर बेरोजगारी दूर हो, बेरोजगारी में घर के लोगों को, किसी बच्चे को घर में से एक आध को अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसकी सारी समस्याएं हल अपने आप वो घर कर लेता है।
अगर मजबूरी में किसी के पास कोई छोटी मोटी नौकरी भी है, जैसे पीटीआई है 1983 लोग निकाले हुए हैं, वो लोग भी रोज सड़कों पर हैं। इसी तरह से और बहुत सारी लिस्टें पेंडिंग हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार क्यों ऐसे ड्रामे कर रही है कि जिसमें वर्गलाया जाता है और दिया कुछ नहीं जाता। आज बैठे बिठाए लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है ना, सरकार का ध्यान हो चुका है कि हम सारे सिस्टम को प्राइवेट कर दें, कि जिसमें 20 रुपए में अगर कोई 100 किलोमीटर की यात्रा करता था रेल में बैठ करके, अब उसी के उसको 200 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ये इस हल्के के साथ अगर उसको कंपेयर करें, यहाँ पर तो रेलवे का भी ऐसा कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, गलियों की नालियों की कोई ड्रेन की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जो अब तक सरकारें चलती रही हैं और जो अभी मौजूदा चल रही है। जब ये लोग कुछ कर ही नहीं सके तो आज वोट किस मुंह से मांगे। हमें इसी बात का बेनिफिट लोगों के कहने से मिला कि जी हमने सभी सरकारें, सारी पार्टियां देख ली, अब के हम अपनी वोट अपने पास डाल करके लोगों को चेताएंगे, बताएंगे कि भाई अगर हमें रोजगार लेना है तो फिर हम अपनी कलम से ही लेंगे। तो आपने शिक्षा की बात की, तो बड़ौदा हल्के में अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 कॉलेज बनाने की घोषणा की है सर, जो अपने महिला कॉलेज है, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, जब कोई चुनाव आता है, अब तो नहर में पानी भी छोड़ रखा है, बिजली भी 24 घंटे छोड़ रखी है, और ये शिलान्यास भी फटाफट मुख्यमंत्री जी वोटां लेने के लिए करेंगे। कितने शिलान्यासों के पत्थर देश के अंदर लगे पड़े हैं। मान लीजिए बीजेपी यहां हार जाती है और जो काम हुए भी, जो स्टार्ट भी हैं, वो काम भी इसी प्रकार से जो है ना लटकाए जाते हैं, जैसे पिछली सरकारें लटकाती रही हैं। इस देश का राजनीतिकरण हो चुका है। इस देश में मानवीय समस्याओं के साथ कोई पार्टी, कोई सरकार नहीं जूझ रही। हमें है कि 6 साल से जब बीजेपी सत्ता में, तो ये कॉलेज तो तब भी दिखाई देने चाहिए थे। आज वोट के लिए ही मतलब जो है शिलान्यास करके लोगों का आईवास करने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम जिताएंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ये तो हमेशा से खेल खेले गए हैं, और मैं स्पष्ट कर दूं, किसी ने बनाना तो है ही नहीं, लेकिन लोगों से वोट लेकर के लोगों को पागल जरूर समझ रखा। अच्छा, तो एक बार दुष्यंत चौटाला जी ने अभी 1 महीना पहले उन्होंने कहा था कि मैंने 1 लाख बंदों के पास फोन किया, रोजगार जो भी उनका विभाग चल रहा है, तो उसमें जो हमने जितने भी बंदों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई कॉल नहीं आया। और दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि हमने 1 लाख बंदों को फोन किया है। उन्होंने बाकायदा वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद भी फोन किए। तो इसके बारे में कितनी सच है? फोन तो ये लोग वोट लेने के लिए करते हैं। हाँ, जाग रहा है, सो रहा है। हमारी पार्टी के लिए आपने अभी तक क्या किया है? अब नौकरी देने के लिए फोन कोई करे? अरे गए हुए को संभाल लो। जो आपके पास नौकरी लेने के लिए कोई पर्चा लेकर के, कोई इंटरव्यू की कॉल लेकर के, कोई जो है ना टेस्ट की कॉल लेकर, रिजल्ट का कोई पेपर लेकर के अगर जाता है, उसे लगवा दो। फोन करने से तो बात दूर है, फोन तो सिर्फ लोग वोटों के लिए करते हैं। ये तो शराबबंदी, अभी स्कूल खुले नहीं और शराबबंदी बहुत जल्दी थी खोलने की, कि शराब खोल दो जिससे ठेकेदारों से अनाप शनाप पैसा इकट्ठा हो जाए। लोग तो दोनों हाथों से पैसा इकट्ठा करके अपनी पार्टियों के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म को गांठने में लगे हुए हैं। किसको पड़ रही है लोगों के रोजगार की?